हमारे काम से गरीब लोगों का काम होता है। मैं महिलाओं का काम कर सकती हूँ और बेटियों का काम कर सकती हूँ, तो फिर मुझे भी इंटरेस्ट हुआ। पहले गुजरात में मेडिकल कॉलेज बहुत कम थी, अभी मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा है। दूसरी यूनिवर्सिटियों भी नहीं थी, अभी यूनिवर्सिटी भी ज़्यादा है। इसका रीज़न ये नहीं है कि एजुकेशन लेवल डाउन है, इसका रीज़न कोरोना है। कोरोना में 2 साल तक एग्ज़ाम हुए नहीं है। मैं इतने फील्ड में मैंने काम किया है, मैंने कभी ये फील नहीं किया है। मैं मेरे मन से बोल रही हूँ। मेरे घर के आके खाना खाती थी, मैं इनके घर जाती थी, उनके घर खाना खाती थी और उनके साथ बैठती थी। मैं देखो फैमिली में आज तक दोनों बैलेंस किया है, और बैलेंस करने का ये है हमारी कुदरती बख्शिश है जो महिलाओं को। तो मैं पढ़ाई तो करती हूँ, मैं बुक्स भी रीड करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं करती हूँ। मगर मेरा घर, मेरा परिवार पहले से हम संघ से हिंदुत्व में मानते हैं, और संघ के जो नीति नियम है उसको हम फॉलो करते हैं कि आप दलित हो तो उसमें क्या बात है, जो है हम हिंदू है, हमको कन्वर्ट होने की क्या ज़रूरत है। तो फिर एक बात, आप कन्वर्ट भी हो रहे हो, और दूसरी बात है कि आपको रिजर्वेशन भी लेना है, तो ऐसी कैसी बात है। आनंदीबेन पटेल, उन्होंने एक बात बोली थी कि अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम होगा, बुरे लोग आएंगे तो बुरा काम होगा। तो अच्छे लोगों को आना चाहिए फील्ड में और अच्छा काम करना चाहिए। गुजरात विधानसभा के 2022 के चुनाव में एक बात खास आई कि महिला प्रतिनिधित्व बढ़ा। यह चुनाव एक और खास मायने में था। दलित आरक्षित विधानसभा की सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर रहा। इस चुनाव में भी वह एक बार फिर रिपीट हुआ। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी की दलित नेत्री, असरवा से विधायक, अहमदाबाद महानगर पालिका में अपनी सेवा दे चुकी दर्शनाबेन वाघेला। हम उनके साथ बात करेंगे, उनके जीवन के पहलुओं को जानेंगे और उनसे समाज के विषय में भी बात करेंगे। दर्शनाबेन, आप पॉलिटिक्स में कैसे आई? मैं ऐसे व्यवसाय में स्कूल में प्रिंसिपल थी, फिर 2005 में जो पार्षद का इलेक्शन था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं शाहपुर, जो उसको पहले दुधेश्वर बोलते थे, वहाँ से मैं पहली बार पार्षद के रूप से सिलेक्ट हूँ। उसके बाद आगे सफ़र कैसे बढ़ा? फिर मैंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी में काम किया, कॉरपोरेशन में काम किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमारे काम से गरीब लोगों का काम होता है। मैं महिलाओं का काम कर सकती हूँ और बेटियों का काम कर सकती हूँ, तो फिर मुझे भी इंटरेस्ट हुआ और मैं अच्छी तरह इसमें काम करने लगी। फिर दूसरी बार भी मुझे पार्षद का इलेक्शन 2010 में आया, फिर से मुझे टिकट मिली। तब टिकट मिली, मैं बहुत अच्छी तरह, मुझे तब मोदी सर ने, मैं दलित होने के बावजूद मुझे वो जनरल की सीट पे टिकट दी, और मैं जनरल के सीट पे भी बहुत अच्छे बहुमत से जीती। और उसके जीतने के बाद मुझे यहाँ अहमदाबाद की डेप्यूटी मेयर भी बनाई। मैंने 2.5 साल अहमदाबाद में डेप्यूटी मेयर का रूप में काम किया, और तब भी मैंने उसके साथ साथ महिलाओं का काम किया, महिलाओं के मेडिकल कैंप किए, और उसके साथ साथ मैंने वो आंगनवाड़ी का भी काम किया। जब मैं डेप्यूटी मेयर थी तब मैंने अहमदाबाद में 2045 आंगनवाड़ी थी, उसमें जाके उसका जो सही काम होता है वो सही ढंग से काम किया। अभी जो कुपोषित जो बालक हैं उनके विषय में मैंने काम किया। तो आंगनवाड़ी में वो कुपोषित जो बालक हैं उनको भोजन में क्या अच्छा देना चाहिए, उस विषय पे मैंने काम किया, और उस बस काम करते करते अभी मैं विधायक भी बन गई हूँ। एक शिक्षक और एक नेता में क्या अंतर होता है? वैसे तो दोनों समाज को दिशा देते हैं। नहीं, मुझे ऐसा है कि मैं एक महिला शिक्षिका थी, प्रिंसिपल थी, वहाँ भी मैं ऐसी अच्छी पढ़ाई की बात करती थी और पढ़ाई के लिए काम करती थी। अभी यहाँ मैं सर्व समाज का काम करती हूँ, और उसमें भी जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ी महिला है, उनके बच्चों के लिए और उनके लिए मैं काम करती हूँ। एक आप शिक्षक है, गुजरात के जब एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठते हैं, देश का एजुकेशन सिस्टम और गुजरात के एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं गुजरात के रैंकिंग नीचे है। गवर्नमेंट स्कूल का इशू हो, उनकी क्वालिटी एजुकेशन की बात हो,
आप इसको कैसे देखते हैं? ये चुनौती कितना बड़ी है और इसमें बदलाव की गुंजाइश कैसे है? पहले से बेहतर हो गया है। पहले गुजरात में मेडिकल कॉलेज बहुत कम थी, अभी मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा है। दूसरी यूनिवर्सिटियों भी नहीं थी, अभी यूनिवर्सिटी भी ज़्यादा है। पहले ऐसा था कि गुजरात के लड़कों को बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था, अभी नहीं जाना पड़ता है। अभी शिक्षा का माध्यम बहुत अच्छा हुआ है और हम लोग भी अभी देखो, अभी 12-13 तारीख को सब स्कूल में वो प्रवेश उत्सव होता है। वो प्रवेश उत्सव हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ शुरुआत करवाई थी गुजरात में। नरेंद्र भाई मोदी ने ऐसा सोचा कि गरीब लड़का एडमिशन के लिए जाते नहीं है, तो ये प्रवेश उत्सव के माध्यम से यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री भी जाते हैं, गुजरात के IAS ऑफिसर भी जाते हैं, हम सब भी जाते हैं और गरीब बच्चों को घर से लेके स्कूल में बिठाते हैं। ये इसीलिए करते हैं कि गुजरात में शिक्षा का प्रवाह ज़्यादा बढ़े। अभी गुजराती बोर्ड का रिजल्ट आया, वो 13% लोअर है लास्ट ईयर से 10+2 का। तो ये कहीं ना कहीं तो शो करता है कि एजुकेशन लेयर जो है वो टूटी है। मैं इसके लिए बात करती हूँ कि इसका रीज़न ये नहीं है कि एजुकेशन लेवल डाउन है, इसका रीज़न कोरोना है। कोरोना में 2 साल तक एग्ज़ाम हुए नहीं है, इसीलिए ये एग्ज़ाम बच्चों को टफ हुआ है। और गुजरात में अभी एजुकेशन का रेशियो बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो मगर ये जो आज का रिजल्ट आया है, ये साल रिजल्ट आया है, उसका 2 साल का कोरोना का जो असर है, उसका असर है। जब जिग्नेश मेवाणी से बात करते हैं या दूसरे दलित एक्टिविस्ट से बात करते हैं तो गुजरात में अनटचेबिलिटी तमाम एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। आप इसको कैसे देखती है, एक शिक्षक के तौर पे, एक सामाजिक नेता के तौर पे? नहीं, देखो मैं क्या बोलती हूँ, आप जो बात बता रही हो, जो पॉलिटिकल लोग रहते हैं ना, वो सरकार, वो विरोध पक्ष में है, सरकार का वो मन में समझते हैं कि कितना अच्छा काम हो रहा है, मगर वो आपके सामने तो नेगेटिव ही बोलेंगे। मगर मैं बोलती हूँ, मैंने मेरी पढ़ाई से, मैं इतने फील्ड में मैंने काम किया है, मैंने कभी ये फील नहीं किया है। मैं मेरे मन से बोल रही हूँ। आपको कभी अनटचेबिलिटी, कास्ट इशू फील नहीं? कभी नहीं हुआ। मैं तो मेरी शिक्षा के तब की बात कर रही हूँ। मैं उसी टाइम की बात। मैं तभी भी मेरे घर पे, हमारे यहाँ पटेल, वाणिया, ब्राह्मण की लड़कियाँ, मेरी सहेली मेरे घर आके रुकती थी, मेरे घर के आके खाना खाती थी। मैं इनके घर जाती थी, उनके घर खाना खाती थी और उनके साथ बैठती थी, इनका परिवार के साथ बैठती थी। ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ है। एक नेता झूठ बोल सकता है, शिक्षक कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये मैं इस बारे में मैं गलत बोलती ही नहीं हूँ। मुझे पता है कि सब लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ है। दर्शना बहन का अगला विजन क्या है, मिशन असहवा क्या है? मेरा अगला गोल वही है कि मैं बस अच्छा काम समाज के लिए करूं, और मुझे भगवान और मेरी पार्टी ने ये मुझे एक अच्छी तक दी है, तो मैं इसको, बच्चों का काम करना है, महिलाओं का काम करना है, मेरे विस्तार के गरीब लोगों को सरकार की सब योजनाओं का लाभ दिलवाना है, और बस मेरा काम यही है। अब मेरा बाकी जीवन जो है, मेरा बाकी जीवन में कुछ भी माध्यम से लोगों का काम करना चाहती हूँ, और मुझे पार्टी ने इतना अच्छी तक दी है, सरकार ने अच्छी तक दी है। मुझे एक महिला MLA बनवाया है, तो मैं बस, मेरा मिशन ही है कि मैं लोगों के जो लास्ट में खड़ा है उसके पास जाऊँ और उसको मदद करूँ। और मैं ये मेरी ऑफिस में भी सुबह 10:30 पे 2 बजे तक बैठती हूँ, और 2 बजे के बाद भी मैं मेरा काम निपटा लेती हूँ। बाद में जो महिलाओं का काम दूसरा होता है, बच्चों का काम दूसरा होता है, वो मैं करती हूँ। लेकिन बहन, असहवा में एक बड़ी चुनौती स्लम विस्तार है। जब हम आते हैं देखते हैं तो सिविल हॉस्पिटल के आगे पीछे एक बड़ा स्लम जोन है, और वो विस्तार देखें, वहाँ की सुविधा देखें और घाटलोडिया की या दूसरे विस्तार की देखें तो वो लगता है कि ये इंडिया और भारत वाला अंतर यहाँ भी है। मैं उसके लिए बात करूँ, मैंने अभी आप आए ना, तभी मेरी मीटिंग चल रही थी, तो मैंने वो जो हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट हमारे वहाँ जो विस्तार में, असरवा में चलाने का है ना, 10 चालिया ऐसा ही, हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने, उनका मिशन है स्लम फ्री सिटी बनाना, बराबर।
तो जीरो स्लम का जो मिशन है ना उसको उस पर मैं काम कर रही हूँ। अभी ये हमारे अधिकारी आए थे ना, इसके बारे में मीटिंग चल रही थी। मैं मेरे विस्तार की ये साल में 10 ऐसी चाली है जिसको मैं रिडेवलप करके अच्छे वो कच्चे झुपड़े उसको निकाल के अच्छे सुविधाजनक मकान बनवा रही हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मोदी सर कर रही है, और मैं भी उनके साथ में ये मिशन में जुड़ के अभी मैंने उनके साथ मीटिंग की है। ये साल में मेरे विस्तार में 10 ऐसी चाली होगी जो रिडेवलप होके अच्छा मकान हो जाएगा। सरकार तो देश की होती है, लोगों की होती है, लेकिन जब आप स्लम एरिया में जाते हैं ना तो हेल्थ, एजुकेशन, कुपोषण तमाम वो चीज़ें लगती है। वहीं बगल से पुल जाता है, अटल ब्रिज है, लेकिन उनके अगल बगल की जो सोसाइटी है वो देख के एक गिल्ट आता है एक लंबे टाइम तक। मैं यही बात आपको बोल रही हूँ मैं कि मैंने नहीं, ये स्लम फ्री सिटी बनाने के हमारा अब वो मिशन चल ही रहा है, स्टेप बाय स्टेप सब अच्छा काम चल रहा है। कितनी चाली हो गई है, कितनी चालियों को हम बनाएंगे। फिर भी मैं ऐसी बात बोल रही हूँ कि आप मेरे विस्तार में आप आए हो तो घूम के आओ। कहीं भी ऐसा नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि छोटी चाली होगी ना उसमें भी पत्थर पेविंग होगा, उसमें भी पानी की लाइन चलती है। ऐसे सुविधाजनक सब काम हम कर रहे हैं और इससे भी बेहतर होगा ऐसा मैं काम करूँगी। ये माना जाता है कि जो महिला एमएलए होती है उनकी विधानसभा में भूमिका कम होती है, वो सवाल कम पूछती है, पार्टिसिपेशन कम होता है, कैबिनेट में भी खाली भानुबेन अकेली महिला मिनिस्टर है। इसको इक्वलिटी को आप कहाँ ले जाके देखती हैं? देखो मैं आपको बोलती हूँ, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ऐसा बोल रहे हैं। मैंने अभी हमारे लेकिन इतनी बड़ी कैबिनेट में एक मिनिस्टर है, ये तो है ना। नहीं, ये बार कैबिनेट छोटी कैबिनेट है, इसीलिए एक महिला है। जब भी विस्तरण होगा तो दूसरे महिलाओं को भी चांस भी देंगे। मगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि विधानसभा जब चलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं बोलूँ कि हमारी पार्टी में से 15 को टिकट दी थी, 14 महिला जीती है और अच्छी बहुमति से जीती है। और मैं ऐसा बोलती हूँ कि अब वो महिला और पुरुष वाला कुछ भी नहीं है, उसका परफॉर्म कितना अच्छा है वो देखते हैं और सबको चांस मिलता है। इस बार तो मैं आपको बोलूँ कि जो नए धारा सभ्य थे वो भी बहुत अच्छा बोले हैं विधानसभा में और उनका भी बहुत अच्छा परफॉर्म था। इस बार तो ज़्यादातर नए एमएलए हैं या तो एक्स मिनिस्टर है, बाकी मिनिस्टर तो सवाल पूछता नहीं। अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। विधानसभा का सत्र हमारा बहुत अच्छा चला। वुमेन रिजर्वेशन की अब ज़रूरत बची नहीं है। जो एक 50% पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन की डिमांड है सिविल सोसाइटी की तरफ से, जैसे सिविक इलेक्शन में है, तो आपके मुताबिक अब वो रिजर्वेशन की डिमांड नहीं बची, इक्वलिटी आ गई? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। रिजर्वेशन की बात इसमें है ही नहीं। देखो ऐसे भी पार्षद के इलेक्शन में 50% दिया ही है और वो भी हमारे नरेंद्र भाई की सरकार आई बाद में ही हुआ है। और इसके विधानसभा के लिए भी सरकार और सब सोचेंगे और करेंगे। आपका 5 साल का विजन क्या है? बस असरवा तक सीमित है या गुजरात तक जाना है? देखो मेरा तो अभी मेरे विधानसभा असरवा है, असरवा में सब विकास के काम अच्छा होना चाहिए। जो हमारी योजना है ये योजना सबके घर घर पहुंचनी चाहिए, वो मेरा मिशन है। और जो महिला है हमारे विस्तार में उनको मुझे पढ़ाना है, शिक्षित करना है और उनके जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का मैं प्रयत्न करती हूँ। बच्चों को पढ़ाने का मैं एक आह्वान करती हूँ और बस गुजरात में, पूरे गुजरात में मुझे सरकार पार्टी जो काम बोलेगी मैं करूँगी। दर्शना बहन, इन सब चीज़ों के बीच में फैमिली टाइम कैसे एडजस्ट होता है? बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम किचन कब गए थे? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। मैं देखो फैमिली में आज तक दोनों बैलेंस किया है और बैलेंस करने का ये है हमारी कुदरती बख्शिश है जो महिलाओं को। वो फैमिली भी जो छोटा मोटा काम समय मिल जाता है तो फैमिली में भी संभाल लेती है, बाहर का काम भी कर लेती है। मगर मैं कल ही बोलती हूँ, लास्ट टाइम आप बोलते हो ना, मैंने तो कल ही घर जल्दी गई थी तो कल शाम को मैंने ही खाना बनाया था। तो दोनों हम मैनेज कर लेते हैं। एक टीचर का पढ़ना लिखने का नाता होता है, जर्नीत में आने के बाद वो छूट जाता है।
वो अभी बचा हुआ है कि नहीं? नहीं बचा है ना। मुझे पढ़ने की स्टोरी पढ़नी है और अच्छी अच्छी न्यूज़ देखनी है, उसका उस न्यूज़पेपर पढ़ना है, सब अच्छा अच्छा जानने की मुझे बहुत मैं कोशिश करती हूँ और मुझे मेरा शौक़ भी है। तो मैं पढ़ाई तो करती हूँ, मैं बुक्स भी रीड करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं करती हूँ। यदि बाकी विधायक ये इंटरव्यू देखें तो वो भी किताब कम से कम पलटना सीखें तो अच्छा होगा। हाँ, वो सबके शौक की बात है, मगर मुझे तो शौक़ है कि मैं ना बहुत पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा बोलने का भी शौक़ है। ये सब तो मेरे वो व्यवसाय के लिए ही है। संघ परिवार से आपका जुड़ाव कैसा रहा? नहीं, मैं आई हूँ ऐसे बीजेपी में आई हूँ डायरेक्ट, मगर मेरा घर मेरा परिवार पहले से हम संघ से हिंदुत्व में मानते हैं और संघ के जो नीति नियम है उसको हम फॉलो करते हैं, मगर मेरी एंट्री हुई है डायरेक्ट बीजेपी में। अभी एक रैली हुई थी 10 तारीख को दलित समाज की, आदिवासी समाज की, कि जो कन्वर्टेड लोग हैं, जो क्रिश्चियन बन गए या दूसरे लोग बन गए, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? नहीं देखो, ये बात तो सरकार डिसाइड करेगी, मगर मेरा ऐसा है कि जो ये दलित समाज के लिए भागते हैं और कन्वर्ट होते हैं तो उनको रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? आप बड़ी बात कर रहे हैं। बराबर, मैं ऐसा बोलती हूँ कि आप दलित हो तो उसमें क्या बात है, जो है हम हिंदू है, हमको कन्वर्ट होने की क्या ज़रूरत है? तो फिर एक बात आप कन्वर्ट भी हो रहे हो और दूसरी बात है कि आपको रिजर्वेशन भी लेना है, तो ऐसे कैसी बात है? ये मेरा मंतव्य है। अपने 20 साल के जीवन में आपने गुजरात को और सहवा को कैसे बदलते हुए देखा है एक नागरिक के तौर से? देखो, 20 साल में मैं ऐसा बात करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद यहाँ प्रगति बहुत हुई है और मैं वैसा बोलती हूँ कि यहाँ पहले 95 से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए आता है चुन के, और जितनी बार आता है मेरे अभी के सब एमएलए आए हैं उनसे अभी भी मेरा ज़्यादा वोट है। जब भी इलेक्शन होता है वोट बढ़ते हैं, कम नहीं होते, तो अच्छा काम के लिए बढ़ते हैं। जो भी एमएलए आता है अच्छा काम करता है, इसीलिए वोट बढ़ते हैं। तो बस इसीलिए मैं भी अच्छा काम करूंगी और इसको हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है और उसको मैं मेंटेन करूंगी, आगे बढ़ाऊंगी। गुजरात के साथ एक बड़ी दिक्कत ये है कि जब एमएलए का क्वालिफिकेशन देखते हैं, ख़ासतौर से कैबिनेट का, तो वो कहीं ना कहीं गुजरात के गौरव के मुताबिक नहीं है। ये फील्ड में मैं जो देखती हूँ इसमें डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, अनुभव का ज्ञान भी होता है। और जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डिग्री के बिना अनुभव से भी इतना अच्छा काम करते हैं। कभी आपको लगा कि कहाँ पॉलिटिक्स में आके फंस गए? नहीं, देखो मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं पहले ऐसा सोचती थी कि पॉलिटिक्स में कौन जाता है, ऐसा नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। मगर अब मुझे ऐसा होता है कि मुझे आनंदीबेन पटेल उन्होंने एक बात बोली थी कि अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम होगा, बुरे लोग आएंगे तो बुरा काम होगा। तो अच्छे लोगों को आना चाहिए फील्ड में और अच्छा काम करना चाहिए। अब मुझे ऐसा होता है कि चलो मेरे फ़ोन से, मेरे एक लेटर से किसी गरीब व्यक्ति का काम होता है, वो मुझे एक संतोष होता है, रात को अच्छी नींद आती है कि मेरे कहने से, मेरे फ़ोन से, मेरे लेटर से 4 गरीब लोगों का काम हुआ है, तो मुझे ये काम अच्छा लगता है। यदि राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो राजनीति अच्छी होगी, राजनीति अच्छी होगी तो समाज अच्छा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शनाबेन उसी भूमिका में मिलेंगी। आपने एनजीएन से बात की, समय निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। बस मुझे पार्टी ने तक दी है, मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ और बस मैं आज इसीलिए ऐसा बोलती हूँ कि बाकी का जीवन सबकी सेवा में लगाना है और अच्छा काम करना है।